तो राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा जो है ना एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है, जो कभी भी विघटित नहीं होता है। इसके अंदर अगर हम कुल सदस्यता की बात करें तो कुल सदस्य जो अधिकतम हो सकते हैं, जो मैक्सिमम जो अधिकतम हो सकते हैं, उनकी संख्या जो है वो 250 हो सकती है। 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, मैक्सिमम ये लिमिट है। अब इनमें से 12 सदस्य जो है ना वो नामांकित होते हैं। 12 सदस्य जो है वो नामांकित होते हैं। 12 मेंबर्स जिनको राष्ट्रपति जो है यहां पर नामांकित करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो इनको नामांकित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, कला, है ना। अगर सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सारे के सारे कि ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कौन कौन से हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इनको राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। बाकी के जो सदस्य हैं उनको अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। अब डायरेक्टली इलेक्शन कैसे होगा तो समझिए। देखो, इनको राज्यसभा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये राज्यों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक सदन है। इसमें आमतौर पर इसके चुनाव जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो राज्य है ना, राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा, तो राज्य की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनकी विधानसभाएं, इनके जो निर्वाचित एमएलए होते हैं, निर्वाचित एमएलए यानी कि विधायक साहब, ये लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर हम इनको निर्वाचित इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कोई भी डायरेक्ट इसके अंदर वोट नहीं डालते हैं। इनके लिए वोटिंग होती है एमएलए के माध्यम से, और वो भी इलेक्टेड एमएलए, और वो भी केवल विधानसभा के, ठीक है। एक बार ऐसे ही ऑफलाइन क्लास चल रही थी, ऑफलाइन क्लास में हम वोटिंग के बारे में बात कर रहे थे, और एक और अन्य शायद क्लास थी मेरी, प्लस पर क्लास थी, तो उसमें हम बात कर रहे थे बच्चों से। तो मैं उसमें वोटिंग के अधिकार के बारे में बता रहा था, और उसमें बता रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है, सबको वोट डालना चाहिए। जो भी लोग वोट डालते हैं वो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, देश में अपना की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो 1-2 बच्चे जोश में आ गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, मेरे को पता है कि मेरे बच्चों में से कोई ना कोई तो वोट डाल के आया होगा। फिर मैंने डायरेक्ट पूछा कि कौन कौन ऐसा जिसने राज्यसभा के लिए वोट डाला, कोई तो होगा। तो वहां पर लाइन से सिरे से 6-7 लोगों ने लिखा, सर हमने डाला राज्यसभा के लिए, हमने डाला। फिर मैंने बोला अच्छा राज्यसभा के लिए डाला, कैसे डाल करके आए? बोले सर बस गए, मशीन में बटन दबाया और वोट डाल करके आ गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि उम्र बताओ कितनी है? कोई कह रहा है सर 18 के हुए, 19 के हुए, 20 के हुए। तो बेसिकली ये था कि उनको आइडिया नहीं था कि राज्यसभा के लिए इलेक्शन कैसे होते हैं। आमतौर पर एक धारणा सी बनी हुई है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जैसे नॉर्मल चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, वैसे इनके हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हम में से कोई भी चुनाव में वोट नहीं डालता, इसके लिए आपको एमएलए होना पड़ेगा। तो मैंने क्लास में बोला कि अच्छा तो हमारी क्लास में 6 लोग एमएलए हैं, 6 लोग विधायक हैं, क्या बात है ना। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है ना जिसने राज्यसभा के लिए इलेक्शन में वोट डाला होगा? कोई है आप में से जिसने राज्यसभा के लिए वोट डाला? या आप में से भी कोई एमएलए हो सकता है कि कोई विधायक का चुनाव लड़ा हो, खुद ना भी लड़ा हो, लेकिन आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई जरूर होगा, और आप लोगों ने उसका बहुत ज्यादा कई बार दाएं बाएं उसका प्रयोग भी किया होगा। पुलिस जब आपको पकड़ लेती है, चालान करने लग जाती है, ठीक है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तब प्रयोग करते हैं ना, जानता नहीं कौन हूं, विधायक के गांव का हूं, विधायक हमारे पड़ोस में रहता था, मेरे पापा का चड्डी वड्डी है, मेरे पापा और वो दोनों एक साथ चड्डी में खेलते थे, मेरे से पंगा लेगा, अभी बात कराता हूं, पुलिस को कहेगा चालान खत्म करो, चालान मेरा, है ना। तो देखिए क्या होता है कि ये जो विधायक है, इन विधायकों को कौन चुनता है? इनको एक आम नागरिक चुनता है। आम नागरिक, भारत का जो आम वोटर है वो वोट डाल करके विधायकों को चुनेगा। और जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा है, वो सब मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, वोट डाल करके इलेक्ट करते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए, जैसे आपने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में देखा कि 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, इनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। जम्मू कश्मीर के लिए अभी तक संविधान संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की, तो इसमें दिल्ली भी आएगा, ठीक है, पुदुचेरी भी आएगा और जम्मू एंड कश्मीर ये भी आएगा। इन तीनों को ही यहां पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अभी हालांकि जम्मू कश्मीर में क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन हुए नहीं है, तो उसकी तरफ से सदस्य जो है आने बाकी रहेंगे, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चीज तो हो गई इनकी सदस्य संख्या कितनी है, कैसे ये सदस्य चुने जाते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है, संसद का गठन ये आपने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यसभा के बारे में ये मुख्य प्रावधान कहां पे है, किस राज्य से कितनी सीट रहेंगी और किस आधार पर वो सीटें निर्धारित होंगी। तो इसका आधार भी जनसंख्या है, जनसंख्या के बेस पर ही राज्यों को सीटें दी गई हैं। संविधान में एक अनुसूची है, उस अनुसूची को हम बोलते हैं चौथी अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 4। इसमें वर्णन किया गया है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है कि किस किस राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी। जो बड़े राज्य हैं उनके पास ज्यादा सीटें हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आपको 31 सीटें मिल जाएंगी। जो छोटे राज्य हैं उनके पास 1-1 सीटें भी हैं, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर वितरित की गई है। इस मामले में हम अमेरिका से अलग हैं, इस मामले में हम अमेरिका से अलग हैं। अलग कैसे हैं कि अमेरिका का जो ऊपरी सदन है, इसका जो ऊपरी सदन है, जो जिसको उच्च सदन को जिसको सीनेट बोलते हैं, उस सीनेट में जिसमें कि राज्यों का प्रतिनिधित्व है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हर राज्य को बराबर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसमें हर राज्य को 2 सीट मिली है, ठीक है, हर राज्य को 2 सीट मिली है, यानी कि 100 सीट उनके पास है, 50 उनके राज्य हैं, ठीक है जी। किसी के साथ इस दर्जे, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया गया कि कोई राज्य बहुत बड़ा है, कोई राज्य बहुत छोटा है, कोई राज्य बहुत अमीर है, कोई राज्य इतना अमीर नहीं है। इस तरीके का कोई विभेद वहां पर रखा नहीं गया है। हर राज्य को इक्वल राइट, बराबर अधिकार दिए गए हैं। भारत में इस तरीके की बराबरी का अधिकार नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारी परिस्थितियां अमेरिका से थोड़ा सा अलग है। अमेरिका में अब आप कहोगे सर वहां पर इक्वल दे दिया, वो तो बढ़िया है। तो वहां का इक्वल देने के पीछे का कारण क्या था उसको समझिए। वहां पर उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अमेरिका में जो ये राज्य देखते हैं ना आप, ये राज्य नहीं, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे देश थे, ये छोटे छोटे देश थे और इन कमजोर देश थे, कोई भी हमला करता कब्जा कर लेता। तो ऐसे में इन्होंने क्या सोचा कि हम एक संघ बना लेते हैं, एकजुट हो जाते हैं, ताकि हम एक बड़ा देश बन जाए और कोई हम पर हमला ना कर पाए। तो जब छोटे छोटे देश एकजुट होकर के जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक समझौता साइन करके समझौते के तहत एक देश बनाया, तो उन सबके मन में यह तो था कि कहीं हम इस देश का हिस्सा बनेंगे तो हमारे साथ भेदभाव तो नहीं होगा, कहीं बड़ा देश या वो हम पर कब्जा तो नहीं कर लेगा, कहीं वो हमारा अधिकार तो नहीं छीन लेगा। इसलिए उसमें निर्धारित किया गया कि सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे, सभी लोग मिलो तो सही, एकजुट हो तो सही, अधिकार सबको बराबर रहेंगे। इसीलिए वहां पर सभी राज्यों को, जो पहले देश होते थे वो राज्य का दर्जा बाद में मिला, उनको वो राज्य बन गए, ठीक है। तो उनको इक्वल सीटें मिली। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तर प्रदेश अलग देश था कि केरल एक अलग देश था, नहीं, वो तो भारत का अभिन्न हिस्सा थे। वो तो हमने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमारी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्यों का निर्माण किया था। इसलिए हमने जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में दिया है। ये एक कॉन्सेप्ट जो था वो मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहां से क्लियर होगी। अब राज्यों का प्रतिनिधित्व देख लीजिए। राज्यों के प्रतिनिधित्व इसमें वही लिखा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना है, पहली चीज, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर उनका बंटवारा किया जाता है। अलग अलग संख्या होती है राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 है, त्रिपुरा में 1 है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अमेरिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है, मैंने आपको एक साधारण आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी, वो जो है समझा दिया। ये इंपॉर्टेंट लाइंस है। एम लक्ष्मीकांत की बुक अपने सामने रखिए। देखिए संसद का जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है।
जो जो लाइन मैंने यहां पर लाई है यही इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लेना, यही आपके नोट्स हो गए। चैप्टर के साथ साथ आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। बुक में लगभग 38 पेज की है, जब आप नोट्स को हाईलाइट करके लिखेंगे तो 6-7 पेज में आपके सारा का सारा संसद का काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व है। कई बार यह सवाल आ चुका है, आपसे एक लाइन दे दी जाएगी कि भारत में संसद के अंदर, भारत में दो चीजों को समझना, राज्यसभा को लेकर के सवाल आएगा कि राज्यसभा में सभी राज्यों को तो प्रतिनिधित्व है लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व नहीं है, यह स्टेटमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, इसमें आप कई लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि सब राज्यों को मिला हुआ है लेकिन जितने यूनियन टेरिटरी उनमें से सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो यह स्टेटमेंट ठीक रहेगी क्योंकि केवल 3 के पास रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी है, 3 के पास है। कई बार यह सवाल आपके पास आ जाएगा कि भारत की राज्यसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर फोकस करते हुए चलना है, केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में है। अब नाम निर्देशित सदस्य की बात कर लेते हैं तो 12 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और इनका नाम आपको याद रखना है, कला, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान और चौथा समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले या व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में नामांकित किया गया। अब आप यहां पर फोटो देखोगे, आप फोटो देख कर कहोगे सर ये सिंगर की फोटो यहां पर क्यों लगाई, क्या रीजन है? बेसिकली ये आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्ट के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि भारत के राज्यसभा में बॉलीवुड के कई सारे नामचीन लोगों को नामांकित किया जाता है। आपने हेमा मालिनी का नाम सुना होगा, आपने और भी कई सारे लोगों का नाम सुना होगा, कई सारे ऐसे नामचीन व्यक्ति जो इन चीजों से जुड़े हुए थे और वो यहां पर आए। ठीक है, तो वो बेसिकली आप कहोगे सर हेमा मालिनी को या बॉलीवुड के कलाकारों को यहां पर ला करके क्या करना है ना? तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये होता है कि इनको अपने क्षेत्र में अपने विषय के का अनुभव बहुत ज्यादा होता है, एक स्पेशलाइज्ड एक एक्सपीरियंस होता है। तो किसी भी मामले पर, किसी भी मुद्दे पर ये अपनी विशेषज्ञ सलाह वहां पर दे सकते हैं, जिससे कि चीजों को करने में, किसी विधेयक को और मजबूत बनाने में और नीति को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हाँ, हालांकि वो अलग बात है कि हाल फिलहाल में ऐसा देखा जाता है, हमारे एक सांसद हैं हमारे एक जान पहचान में, तो वो बताते हैं कि भाई जितने भी ये जो नामांकित सदस्य हैं इनमें से मैक्सिमम में से जो अधिकतर लोग हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं राज्यसभा की सीटिंग बैठक में, बहुत गैप कर करके आते हैं क्योंकि ये अपने कार्य क्षेत्र में, अपने फील्ड में भी व्यस्त हैं, तो राज्यसभा में कम आ पाते हैं। और जब भी ये राज्यसभा में आते हैं तो जितने भी सांसद हैं, हेमा मालिनी का उन्होंने उदाहरण दिया था कि हेमा मालिनी जी जब आती थी तो जितने भी सांसद थे, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, वो सारी आपसी मन मुटाव भुला करके हेमा मालिनी जी के पास जाते। ठीक है, या दूसरे जो भी टीवी स्टार्स होते और उनके पास जाकर के सेल्फी लेकर के आते बाकायदा। ठीक है, वो सेल्फी लेने में जो गर्व महसूस होता था उनको, वो दिखाया जाता था। तो बेसिकली जैसे आपने सचिन का नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वो भी राज्यसभा के मेंबर रहे। अब आप कहोगे सचिन तेंदुलकर कैसे आ सकते हैं, यहां पर खेल तो है ही नहीं, यहां पर तो कला दे रखा है, साहित्य दे रखा है, विज्ञान दे रखा है, समाज सेवा दे रखा है, इसमें सचिन कहां से आ गए, कैसे फिट बैठ गए? कई सारी नियुक्तियों में आपको लगता होगा कि यार ये व्यक्ति तो कैसे फिट बैठ सकता है, तो उसका रीजन समझिए, वो बहुत बड़े समाज सेवक होते हैं। आपको पता नहीं है कि उनके कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं जिसमें वो लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की फंडिंग देते हैं, डोनेट कर देते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों की हेल्प के लिए, मदद करने के लिए। तो वो उससे बड़ी समाज सेवा क्या रहेगी, है ना? तो वहां से वो लोग इधर आ जाते हैं। तो अगर सोचिए, अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, खेल से संबंधित कोई नीति बनाई जा रही है, उससे संबंधित कोई विधेयक आया है राज्यसभा में और ऐसे में सचिन तेंदुलकर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो कोई स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञ चीजें बताएंगे ना। उनको पता होगी कि खिलाड़ियों की क्या समस्या रही है, भारत में अभी तक स्पोर्ट्स जो है वो ग्रोथ करने में क्यों इतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे, उसके लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, कमियां क्या है। तो व्यवहारिक अनुभव उनका वहां पर यूज हो सकता है। उस यूज के लिए इनको नामांकित, नॉमिनेट यहां पर किया जाता है 12 सदस्यों को।
एक और चीज है, पहले लोकसभा में भी होते थे लेकिन अब उनको लोकसभा वाला समाप्त हो गया, उसको हम लोकसभा में देखेंगे। राज्यसभा की संरचना आपने देख ली, अधिकतम 250 मेंबर, ये हम सब ने चौथी अनुसूची में इनके सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है।